सितंबर 2026 सीटेट बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी के क्लास 5 में आप सबका स्वागत है। 30 एमसीक्यू जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार विकास और अधिगम सीखने के बीच कैसा संबंध है? कैसा संबंध इनके अनुसार? क्या दोनों स्वतंत्र हैं? विकास अधिगम से पीछे रहता है? दोनों समानार्थक हैं? दोनों समानांतर हैं? तो याद रखिएगा, वाइगोस्की के अनुसार विकास अधिगम से पीछे रहता है। क्यों विकास अधिगम से पीछे रहता है? इसके कारण आप जानेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके पहले नई चीजों को सीखता है, जिसके बाद उसका मानसिक विकास होता है। इसलिए जो है सीखने की प्रक्रिया हमेशा आगे चलती है वाइगोस्की के अनुसार, और विकास की प्रक्रिया पीछे चलती है, यानी विकास अधिगम से पीछे चलता है। आंसर बी इसमें से सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की सबसे मुख्य आलोचना क्या है? कोई प्रमाणिक आधार नहीं, तार्किकता विकासात्मक है, जेंडर व सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा, अव्यवस्था स्पष्ट नहीं है। आंसर होगा जेंडर व सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था दिया था, और प्रसिद्ध जो कोहलबर्ग था, मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग था, उसने जो है क्या किया था कि जो है एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम गिनगन, याद नहीं आ रहा मुझे, गिनगन था, उसके जो है सिद्धांत को ये आलोचना करते हुए कोहलबर्ग कहते हैं कि उन्होंने अपने प्रयोगों में जो है महिलाओं की नैतिकता और सांस्कृतिक भिन्नता को पूरी तरह से अनदेखा किया। इसलिए कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक सोच में जेंडर आधारित अंतर होता है, जिसे उन्होंने महत्व नहीं दिया था। यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की सबसे मुख्य आलोचना क्या है कि जेंडर और सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा इसने किया था। सी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट आइए देखा जाए, बाल केंद्रित या शिक्षा केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अंकों के लिए मुकाबला करना चाहिए, रटने के निर्देश देना चाहिए, स्वयं सीखने को प्रेरित करना चाहिए, केवल व्याख्या देना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब क्या? स्वयं सीखने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा मुख्य केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक का मुख्य काम एक ऐसा लचीला माहौल जो है तैयार करना होता है, जहां बच्चा अपनी रुचि और गति के अनुसार सक्रिय होकर सीखने के लिए पहल करे और उसमें खोजी प्रवृत्ति का विकास करे। इसलिए बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक को जो है स्वयं सीखने को प्रेरित करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखा जाए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आत्मा बोध खुद को समझने के लिए कौन सी बुद्धि इसमें चाहिए? पहला है संगतमय बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंत व्यक्तित्व बुद्धि। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंत जो है व्यक्तित्व बुद्धि चाहिए। अब आइए देखा जाए, हार्वर्ड गार्डनर ने जो अंत व्यक्तित्व बुद्धि दिया था उसमें क्या है? अंत व्यक्तित्व को जो बुद्धि के जरिए हार्वर्ड गार्डनर ने जो है व्यक्ति की अपनी खुद की भावनाओं, इच्छाओं, कमियों और शक्तियों को गहराई से पहचान पाता है। किसके अनुसार? गार्डनर के अनुसार। यह आंतरिक क्षमता आत्मचिंतन करने, खुद के बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। इसलिए गार्डनर ने जो है अंत व्यक्तित्व बुद्धि को जो है आत्मबोध का जो है बुद्धि होना चाहिए बताया था। नेक्स्ट देखा जाए, पियाजे वाइगोस्की के विचार में सबसे मुख्य अंतर किस बात का है? किस बात पर पियाजे और वाइगोस्की में मुख्य अंतर है? व्यवहारवाद की आलोचना या पालन पोषण का माहौल, भाषा और चिंतन का दृष्टिकोण, बच्चों को सक्रिय मानना। तो भाषा और चिंतन का दृष्टिकोण पियाजे और वाइगोस्की के विचारों में मुख्य अंतर होता है। क्यों? क्योंकि पियाजे ने क्या किया था? पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, और पियाजे का मानना था कि बच्चे पहले विचार या चिंतन पहले करते हैं, भाषा का विकास पियाजे के अनुसार बाद में होता है। इसके उल्टा अगर देखा जाए, वाइगोस्की का मानना था कि शुरुआत सालों में, कुछ वर्षों में जो बच्चे जन्म लेने थे, कुछ वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में भाषा ही बच्चे के चिंतन की दिशा को देता है। इसलिए भाषा और चिंतन का दृष्टिकोण दोनों में अंतर आता है। आइए, ये पुस्तक जो है सुपर टेट, एसएसटी, सीटेट के लिए रामबाण की तरह काम करेगी। यह लिखा भी हुआ है, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 349 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। डिलीवरी चार्ज फ्री है
इसमें, इतना सस्ता इतना अच्छा बुक आपको नहीं मिलेगा। और ये बुक मेरे द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल 1.5 साल लगा मुझे इस पुस्तक को लिखने में। अब महत्वपूर्ण कंटेंट को इसमें लिखा गया है। पुस्तक को इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, टेट बुक आपको भेज दी जाएगी। हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं या हमारे एग्जाम क्लासेस एग्जाम गुरु से भी इसको जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, लड़के और लड़कियों की जन्मजात क्षमताओं के विवाद में कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य आप सही मानेंगे? पहला, समाज सेवा भाव सिखाता है, दोनों साथ नहीं खेल सकते। लड़कियां कला और लड़के खेलों के लिए हैं, लड़के सेवा भावी नहीं होते हैं। कौन सा तथ्य इसमें से सही है? लड़के और लड़कियों की जन्मजात क्षमताओं के विवाद में कौन सा तथ्य सही कह रहा है? देखिएगा चारों विवादित है, लेकिन सबसे अच्छा है कि लड़कियां कला में और लड़के खेलों के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं अन्य की अपेक्षा। क्यों भाई? ये तो खैर लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जा सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन के अनुसार समाज सेवा भाव सिखाता है, खैर दोनों को सिखाता है। दोनों खेल में साथ नहीं खेल सकते, याद रखिएगा। ये तो सही नहीं है, ठीक है। लड़के स्वभावी नहीं होते, ये भी सही नहीं है। समाज सेवा से ये भी सही नहीं होते। क्यों ये सही है, याद रखिएगा। अगर देखा जाए पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार यह माना जाता है कि लड़के और लड़कियों में कुछ प्राकृतिक या आनुवांशिक गुण भिन्न होते हैं। जैसे लड़कों में शारीरिक शक्ति वाले खेलों के प्रति और लड़कियों में कलात्मक या कोमल विषयों के प्रति स्वाभाविक झुकाव देखने को मिलता है, इसलिए लड़कियां कला में और लड़के खेल के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित जो है करने के लिए शिक्षक क्या करते हैं? यानी कह सकते हैं इंटरनली मोटिवेटेड करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या एक समान मानक रखना चाहिए, या सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, या भौतिक पुरस्कार देना चाहिए, या अभिसारी चिंतन करना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, यही आंतरिक मोटिवेशन होता है। याद रखिएगा, आंतरिक प्रेरणा या मोटिवेशन तब पैदा होता है जब बच्चा अंकों या इनाम के लालच के बिना खुद सीखने का आनंद लेता है। इसलिए शिक्षक को केवल अंतिम रिजल्ट देखने के बजाय हर बच्चे के सीखने के व्यक्तिगत तरीकों, प्रयासों और उनकी कर्मिक प्रगति को सराहना करनी चाहिए। आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, परीक्षा में किसी बच्चे का फेल होना मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है भाई किसी बच्चे का फेल होना? टेस्ट वस्तुनिष्ठ है, स्कूल व्यवस्था की कमी, बच्चे की अपनी नाकामी, बच्चे में जन्मजात कमी। परीक्षा में किसी बच्चे का फेल होना मुख्य रूप से दर्शाता है स्कूल व्यवसाय की कमी है। क्या कमी है इसमें देखा जाए? बाल विकास में बच्चे क्या करते हैं? असफलता के बच्चे क्या करेंगे कि जो है व्यक्तिगत कमी नहीं माना जाता, बल्कि इसे पूरे स्कूल सिस्टम, पाठ्यक्रम, पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रणाली की विफलता माना जाता है। यह दिखाता है कि विद्यालय में बच्चे की जरूरतों के अनुसार जो है पूरी तरह पढ़ाई नहीं हुआ है, इसीलिए स्कूल व्यवस्था की कमी को माना जा रहा है। यदि कक्षा में बच्चे बार बार गलतियां कर रहे हैं तो इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि बार बार गलतियां कर रहे हैं? बुद्धि का कम होना, पढ़ाई में अरुचि, पिछली कक्षा की गलती, अवधारणा की समझ न होना। तो बार बार गलती कर रहे हैं यानी अवधारणा की कमी। याद रखिएगा, अवधारणा की समझ न होना, ये होगा आंसर। क्यों? क्योंकि गलती कोई बालक यदि करे तो यह बताता है कि बच्चों को अभी तक विषय की मूल धारणा या कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। यह शिक्षक के लिए एक रचनात्मक संकेत है और क्या करेगा, यह उसके बालक के पढ़ने के तरीकों को बदलकर बच्चों में मानसिक स्तर से अनुकूल बनाने के लिए उसको अवधारणा की समझ विकसित करानी चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नोट्स बनाते समय मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना और चित्र बनाना क्या है? ये क्या है भाई? चिंतन को सही दिशा देना, केवल रटने का अभ्यास करना, दूसरों को देखकर सीखना, ध्यान भटकाने की विधि करना। तो चिंतन को सही दिशा देना, ये आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब कोई बालक मुख्य बातों को नोट करता है या चित्र बनाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उनका ग्राफिक या दृश्यात्मक जो रूप बनता है वो बिखरी हुई जानकारियों को एक क्रम में जोड़ देता है। यह सक्रिय तरीका उसके खुद के सोचने, समझने और चिंतन की प्रक्रिया को सही दिशा में देने में मदद करता है। जैसे कोई अध्यापक बिखरे हुए तथ्यों को एक जगह ला के आपको समझा देता है तो क्या होता है, वो चिंतन का सही दिशा में आप क्रम बन जाता है और स्टूडेंट को चीज याद हो जाती है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग थोड़ा नए हैं यूट्यूब पे, तो आपके सब्सक्राइब की आवश्यकता है। अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी देख रहे होंगे, अभी सब्सक्राइबर की
आवश्यकता। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो प्लीज आप लोग हेल्प करिए, सब्सक्राइब और जो है लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट आइए, शिक्षक बच्चों को एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता कैसे बना सकता है? कैसे बना सकता है शिक्षक बच्चों को एक बेहतर समाधानकर्ता कैसे बना सकता है? समस्याओं के मौके का सहयोग देना, ऐसे करके गाइड से उत्तर दिखाना, खुद सारे हल बता देना, हल करने का इनाम देना। जब तक हम चारों पढ़े तब तक आंसर आप दे सकते हैं। आंसर होगा समस्याओं के मौके का सहयोग देकर, यानी बच्चों को समस्याएं दे और कहे तुम लोग हल करो। बच्चों को रटा रटाया हल देने के बजाय उन्हें अलग अलग प्रकार की वास्तविक समस्याओं का सामना करने के लिए शिक्षक को स्वतंत्र अवसर देना चाहिए। क्योंकि काम के दौरान जहां वे अटके या थोड़ा सा इशारा या सहारा देकर उनकी सोच को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लर्निंग बाय डूइंग को जो है बल मिले और किलपैट्रिक के सिद्धांत को आगे बढ़े और बच्चे स्वयं जो है सीखें। आइए नेक्स्ट देखा जाए, इसमें से सीखने या अधिगम के बारे में कौन सा विचार सबसे सही है? कौन सा विचार सबसे सही है? पहला है बाहरी उद्दीपक का नियंत्रण, केवल अंकों का से आकलन, व्यवहार में सुस्पष्ट बदलाव, सामाजिक परिवेश में होना। तो याद रखिएगा, सीखने अधिगम के बारे में सबसे सही विचार है सामाजिक परिवेश में होना। क्यों भाई? क्योंकि सीखना कोई एकांत में होने वाली यांत्रिक क्रिया नहीं है। बच्चा जिस समाज संस्कृति परिवेश में होता है, वहां के लोगों के साथ बातचीत, संवाद और रोजमर्रा के अनुभव के माध्यम से ही उसका वास्तविक अधिगम सबसे प्रभावी रूप से पूरा होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवेश में जो है सीखने या अधिगम के बारे में विचार सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा बाल विकास का एक मुख्य सिद्धांत है? कौन सा बाल विकास का मुख्य सिद्धांत है? पहला है परिपक्वता, अनुभव की अंतःक्रिया, अनुभव की एकमात्र आधार, दंड द्वारा विकास और गति का सटीक अनुमान। तो कौन सा जो है विकल्पों में कौन बाल विकास एक मुख्य सिद्धांत है? तो मुख्य सिद्धांत क्या हो सकता है इसमें से? दंड द्वारा विकास, याद रखिएगा, ठीक है। दंड द्वारा विकास दिया जाए, वो भी कैसे? साइकोलॉजिकल तरीके से। क्यों? क्योंकि बच्चे का विकास केवल उसकी उम्र बढ़ने, परिपक्वता या वह ट्रेनिंग से नहीं होता है। जब बच्चे शारीरिक, मानसिक परिपक्वता और अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों के बीच में जो है आपस में तालमेल और अंतःक्रिया करते हैं, तभी विकास के मायने आगे होता है। यानी उनको जो है साइकोलॉजिकल दंड द्वारा विकास जो है एक मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रकृति और पालन पोषण विवाद का सही निष्कर्ष क्या है? क्या है सही निष्कर्ष? देखा जाए इसमें से, बच्चा खाली स्लेट है, केवल आनुवंशिकता मुख्य है, दोनों आपस में जुड़े हैं, परिवेश का कोई जो है असर नहीं है। बेस्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें दोनों आपस में जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि यहाँ प्रकृति का अर्थ आनुवंशिकी से है और पालन पोषण का अर्थ किससे है? पर्यावरण से है। ये दोनों तत्व तो बच्चे के विकास के इस तरह घुले मिले और गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दोनों मिलकर ही विकास की नींव को रखते हैं, इसलिए सी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट है बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य व विश्वास सीखना, केवल घुलना मिलना, संस्कृति की आलोचना करना, दोस्तों संग घूमना। आंसर क्या होगा? मूल्य व विकास जो है सीखना। क्यों? क्योंकि समाजीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक क्या करता है? अपने समाज के तौर तरीकों, नैतिक मूल्यों को, सामाजिक नियमों को, लोक परंपराओं और विश्वासों को अपनाता है, याद रखिएगा, ताकि वह समाज का एक जिम्मेदार, सक्रिय और उपयोगी नागरिक बन सके। इसीलिए समाजीकरण में जो है मूल्य और विश्वास सीखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आइए देखा जाए, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे क्यों नहीं याद कर पाते हैं? क्यों नहीं याद कर पाते हैं भाई? क्यों? कि तार्किकता की कमी होती है, कल्पित कथा के कारण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता के कारण, अमूर्त सोच का अभाव। तो विचारों का अनुत्क्रमणीयता होती है, इसी कारण सोच नहीं पाते हैं। इस अवस्था में, यानी किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये कब होता है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था होता है। इस अवस्था में बच्चों में जो है अनुत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, याद रखिएगा। यानी जो है वो स्कूल तो चला जाएगा, लेकिन स्कूल किस रास्ते गया था ये आने की जो क्षमता नहीं होती है, या कह सकते हैं पलटावी गुण जो है कमी पाई जाती है, नहीं होता है लगभग। इसका मतलब है कि वे किसी बात या मानसिक क्रिया के शुरुआती बिंदु पर उलट कर वापस नहीं लौट पाते, जिससे उन्हें चीजें याद होने में कठिनाई होती है। इसलिए जो है विचारों का अनुक्रमणीयता आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से किस प्रकार सीखते हैं? जीन पियाजे किस पर सीखने बल देता है? रटकर याद करने के लिए, समाज के सहारे, अनुकूलन की प्रक्रियाओं से,
पुरस्कार के लालच में, तो अनुकूलन की प्रक्रियाओं से जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जोड़ देते हैं। पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे जो बालक होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण खुद करते हैं, कार्य क्रिया का जन्म खुद करते हैं। वे अपने पुराने ज्ञान आत्मसात्मीकरण को या नए माहौल के बीच जो है सही तालमेल बिठाने के लिए अनुकूल की मानसिक क्रियाओं के प्रति जो है वो लगातार उपयोग करते रहते हैं और कार्य क्रिया का अर्जन करते रहते हैं। इसलिए अनुकूलन की प्रतिक्रियाओं में जीन पियाजे जो है मुख्य रूप से इसमें सीखते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेपीडी क्या कहलाता है? जेपीडी किसे कहेंगे? पहला, सहायता की सीमा, स्वयं और मदद के कार्य का अंतर, इनाम की मात्रा, बच्चों की क्षमता का न मापना। आंसर होगा स्वयं और मदद के कार्य का अंतर। क्यों? वाइगोत्स्की क्या करते हैं? समाजीकरण पर ज्यादा बल देते हैं। जेपीडी यानी जेपीडी का दायरा क्या होता है? दायरा वह होता है जहां बच्चे किसी काम को अकेले नहीं कर पाता, लेकिन यदि उसे किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षक की थोड़ी सी मदद मिल जाए तो उसे आसानी से वो कर लेता है। इसी अंतर को समीपस्थ विकास क्षेत्र या जेपीडी कहा जाता है, यानी स्वयं और मदद करने के कार्य का अंतर। नेक्स्ट देखेंगे, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चों की कक्षा में आकलन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को? पहला है टेस्ट की वैधता, स्कूल की अपेक्षाएं, टेस्ट का मानकीकरण, छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आंसर होगा डी इसमें से, छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको। जब आप क्लास लेंगे, जब आप टीचर बन के किसी क्लास में जाएंगे, वहां व्यक्ति भिन्नता तो होगा ही, और हर संस्कृति के बच्चे के अनुभव भाषा अलग अलग होगा। एक निष्पक्ष और सफल आकलन वही है जो बच्चे को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करे और परीक्षा को केवल जो है किताबी न बनाकर उन्हें वास्तविक जीवन से क्या करे, वो जोड़े। इसलिए आंसर आपका डी इसमें से सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट देखा जाए, रचनात्मक कक्षा में छात्र अपने स्वयं के आकलन में क्या करेंगे, यानी सेल्फ असेसमेंट में वो क्या कर सकते हैं? देखा जाए, पहला, अंकों में तुलना करेंगे, अकेले निर्माण लेंगे, शिक्षक संग मिलकर योजना बनाएंगे, आकलन को नकारना करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें से वो करेंगे वो कि शिक्षक के संग मिलकर योजना बनाएंगे। ये रचनात्मक कक्षा में छात्र अपने स्वयं के आकलन के लिए यानी सेल्फ असेसमेंट के लिए करेंगे, ताकि जो कमी हो शिक्षक उससे दूर करे। आप जानते होंगे रचनात्मक कक्षा में मूल्यांकन केवल शिक्षक का एक तरफा काम नहीं होता है। इससे छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं, सीखने की प्रगति को कैसे जांचा जाए जिससे छात्र अपनी कमियों को खुद पहचान पाए। वो जो है शिक्षक संग मिलकर योजना बनाने से ही होगा। समावेशी शिक्षा लागू करने का सबसे मुख्य कारण क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन लागू करने का सबसे मुख्य कारण क्या है? आइए देखते हैं। समाज की विविधता का सम्मान, बच्चों पर दया करना, अलग स्कूल का खर्च बचाना, सभी के लिए एक समान टेस्ट देना। तो समाज की विविधता का सम्मान करने के लिए समावेशी शिक्षा जो है मुख्य कारण होता है। हमारा समाज विविधताओं का जाति में, भाषा में, शारीरिक क्षमता से भरा हुआ है। स्कूल का यह प्राथमिक कर्तव्य यह है कि समाज की इस विविधता को स्वीकार करे और हर प्रकार के बच्चों के प्रति क्या करे, संवेदनशील होकर सबको एक छत्र के नीचे जो है समान रूप से शिक्षक जो है शिक्षा दे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से क्लास में किसी रचनात्मक या सृजनात्मक बच्चे की पहचान सबसे अच्छा तरीका क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है? पहला दिया है ग्रुप में देखना, बुद्धि परीक्षण देखना, वस्तुनिष्ठ टेस्ट देना, समस्या हल करते समय बारीकी से देखना। तो समस्या हल करते समय बारीकी से देखना जो है डी आंसर इसमें से सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि रचनात्मक जो बच्चे होते हैं तो रचनात्मक बच्चे लकीर के फकीर नहीं होते। जब वे किसी कठिन समस्या को हल करते हैं तो उनके सोचने का तरीका जो है अनोखे समाधान सामने आते रहते हैं। इसलिए समस्या सुलझाते वक्त जो है उनका गहरा और जो है बारीक अवलोकन सबसे बेस्ट होता है, जो समस्या हल करने के समय बारीकी से देखते हैं। पिछड़े या वंचित वर्ग के बच्चों की मदद के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे पिछड़े बच्चों के लिए? बच्चों को सहयोग करेंगे, खुद के पूर्वाग्रहों और पक्षपात को जांचना, आप आपस में न मिलने देना, केवल नियमों का पालन करना। तो खुद के पूर्वाग्रहों और पक्षपात को जांचना। याद रखिएगा, वंचित या पिछड़े वर्ग के जो बालक होते हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहले शिक्षक को अपने खुद के नजरियों को साफ करना होगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि अनजाने में स्कूल की व्यवस्था या खुद किसी बच्चे के साथ वर्ग या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकें। नेक्स्ट आइए देखा जाए। इसमें से नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्कूल में भेदभाव का उदाहरण नहीं है? जहां नहीं है वहां गोला कर दीजिए, वहां दिमाग आपका उल्टा काम करेगा, याद रखिएगा, ठीक है।
कौन सा नहीं है? केवल लेक्चर विधि से पढ़ाना नहीं है, या दलित बच्चों को अलग बैठाना, लड़कियों को विज्ञान न देना, गरीबी बच्चों से कम उम्मीदें, केवल लेक्चर विधि से पढ़ाना ये नहीं। याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न क्या करता है, गलत हो जाता है, वैसे ये भी आंसर हो सकता है दलित बच्चों को अलग बैठाना, ये क्या है? लेक्चर विधि से नहीं बताएंगे, सबसे अधिक शिक्षा पे जोर देंगे, कई विधियों से आप जो है इसको पढ़ाएंगे। अधिगम अक्षमता और अशक्तता वाले बच्चे का मुख्य लक्षण क्या होता है? मुख्य लक्षण क्या होगा भाई? 50 से कम IQ, आक्रामक व्यवहार, एक ही क्रिया दोहराना, रुक रुक कर पढ़ने का जो है पलटने की जो है कठिनाई। बेस्ट आंसर क्या होगा? डी, यानी जो है कह सकते हैं अधिगम अक्षमता अशक्तता वाले बालों को रुक रुक कर पढ़ने या पलटने की कठिनाई, जिसे डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया जैसी अधिगम अक्षमताओं में क्या होता है? पीड़ित बच्चों में अक्षरों को पहचानने में यानी हेडिंग सब हेडिंग को पहचानने में दिक्कत होगा, उन्हें तेजी से सही प्रवाह में पढ़ने रटने या लाइन को शब्दों को वापस लौटने में रिवर्सिबिलिटी में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी या सामना कर सकता है। आंसर इसमें से डी सही होगा। आइए देखा जाए, क्लास में बच्चों को सवाल पूछने के लिए बढ़ावा देना क्यों जरूरी होता है? क्यों? जिज्ञासा बढ़ती है, समझ व स्पष्टता बढ़ती है, भाषा का अभ्यास होता है, कमियों का पता चलता है, तो समझ व स्पष्टता जो है बढ़ती है। नेक्स्ट आइए देखा जाए, बच्चों की प्रतीक्षा को निखारने के लिए सबसे बेहतरीन मूल्यांकन का तरीका क्या होता है? पहला, बहुविकल्पी टेस्ट, विविध विधियों का सोच व आकलन, केवल अच्छे अंक लाना, अंकों का सकारात्मक संबंध, तो विविध विधियों का जो है सोच का आकलन, बी आंसर इसमें से सही है। पढ़ाते समय बच्चे को दी जाने वाली मदद या सहारा किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक के मूड पर, परीक्षा का इनाम पर, बच्चों के काम के स्तर पर, बच्चे की जन्मजात योग्यता पर, तो बच्चों के काम के स्तर पर याद रखिएगा ये निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम लोग नए हैं, सब्सक्राइब की आवश्यकता है। गणित विषय में बच्चों द्वारा होने वाली गलतियों को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अगर बच्चा गणित में गलती कर रहा हो तो? सोचने की तरीका बढ़ाती है, योग्यता की कमी, लड़कियों की जन्मजात कमी, रटने की आवश्यकता, तो याद रखिएगा सोचने का तरीका क्या करती है? ये जो है बताती है, गणित को बताती है। नेक्स्ट है, किसी भी छात्र की असफलता का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? क्या माना जाता है कि मुख्य असफल है? पहला, तकनीकी कमी, वंशानुक्रम की कमी, स्कूल व्यवस्था की नाकामी, या कोई कारण नहीं, तो याद रखिएगा स्कूल व्यवस्था की नाकामी जो है ये माना जाता है। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, हम लोग को आवश्यकता है, प्लीज प्रमोट करिए।